नमस्कार। चलिए आज़ादी की ठीक बाद के भारत में चलते हैं। साल 1947, एक देश जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से शुरुआती आर्थिक फैसले थे जिन्होंने आज के भारत की नींव रखी। जरा सोचिए, एक विशाल देश जो सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद अभी अभी आज़ाद हुआ है। अब सबसे बड़ा, सबसे पहला सवाल क्या होगा? यही ना, कि करोड़ों लोगों के लिए एक इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था बनाई कैसे जाए। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। ये वो पहाड़ जैसा सवाल था जो भारत के पहले नेताओं के सामने खड़ा था। तो कोई भी बड़ा प्लान बनाने से पहले ये जानना जरूरी था कि हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं। मतलब देश की आर्थिक सेहत आखिर है कैसी। इसीलिए सबसे पहला कदम उठाया गया अर्थव्यवस्था के साइज और उसकी हालत को ठीक ठीक मापने का। और इसे समझने का एक तरीका था राष्ट्रीय आय, या जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसे आप बस देश का एक सालाना रिपोर्ट कार्ड समझिए। ये हमें बताता है कि एक साल में देश ने कुल कितना सामान और कितनी सेवाएं पैदा की हैं। इसी से तो पता चलता है कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, रुकी हुई है या पीछे जा रही है। वैसे ये कोई एकदम नया आइडिया नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने तो 1867 में ही इसकी पहली कोशिश की थी। लेकिन आज़ादी के बाद 1949 में इसे एक संस्थागत रूप दिया गया और एक नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई। और फिर 1955 से सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने नियमित तौर पर ये रिपोर्ट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि ये काम कितना ज़्यादा ज़रूरी समझा गया था। तो ठीक है, एक बार जब अर्थव्यवस्था का मोटा मोटा अंदाजा लग गया तो सामने आई सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती, अपने करोड़ों लोगों का पेट भरना। खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी देश की पहली प्राथमिकता बन गई। और भोजन का मतलब था कृषि। उस जमाने में तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब ही एक तरह से कृषि था। ये सिर्फ खेती किसानी नहीं थी, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी थी। सोचिए, लगभग 55% आबादी को रोजगार यहीं से मिलता था। और 1950 में तो देश की कुल आय में इसका हिस्सा आधे से भी ज्यादा था। इतना ही नहीं, कपड़ा और चीनी जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी अपने कच्चे माल के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर थी। जाहिर है, भारत को अपने कृषि उत्पादन में एक बहुत बड़ी छलांग लगानी थी। ये जो डेटा टेबल है, ये उसी बदलाव की कहानी कहती है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि एक आने वाली क्रांति की शुरुआत है। अगर हम खास तौर पर गेहूं और चावल के आंकड़ों को देखें तो एक असाधारण बदलाव की झलक मिलती है। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। 1950-51 में गेहूं का उत्पादन था महज 6.4 मिलियन टन, और 2018-19 आते आते ये आंकड़ा कहां पहुंच गया? 102.6 मिलियन टन। सोचिए जरा। और यही कहानी चावल की भी है। 20.6 मिलियन टन से सीधे 116.4 मिलियन टन। तो ये कोई मामूली बढ़त नहीं थी, ये तो एक जबरदस्त छलांग थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब है एक शब्द में, हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। ये एक पूरी की पूरी नई कृषि रणनीति थी। इसमें ज्यादा उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल हुआ, जिन्हें चमत्कारी बीज या मिरेकल सीड्स भी कहा गया। साथ ही रासायनिक खाद और नई तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ ताकि उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा सके। लेकिन देखिए, हर क्रांति के दो पहलू होते हैं। एक तरफ तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसने भारत को अकाल के डर से बचाया और खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। पर दूसरी तरफ ये जो नई टेक्नोलॉजी थी वो महंगी थी। बीज, खाद, पानी, सब में पैसा लगता था। इसका फायदा मुख्य रूप से उन बड़े किसानों को मिला जिनके पास सिंचित जमीन थी, जैसे पंजाब और हरियाणा में। इससे हुआ ये कि अमीर और गरीब किसानों के बीच और सिंचित और असिंचित इलाकों के बीच का फर्क और भी बढ़ गया। तो खेती किसानी के साथ साथ भारत की आर्थिक रणनीति का जो दूसरा बड़ा पिलर था वो था एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाना। और यहाँ भी लक्ष्य वही था, आत्मनिर्भरता। और ये लक्ष्य कितना बड़ा था, ये इस बात से साफ पता चलता है। कहा गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत के औद्योगिक इतिहास में एक मील का पत्थर होगी, क्योंकि ये देश में एक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करेगी। ये सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां लगाने की बात नहीं थी, बल्कि देश की बुनियादी औद्योगिक ताकत बनाने की बात थी। इस औद्योगिक क्रांति को जमीन पर उतारने का जो मुख्य हथियार था वो था आयात प्रतिस्थापन, यानी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब बड़ा सीधा है।
जो भी चीजें हम विदेश से मंगा रहे हैं अब उन्हें देश के अंदर ही बनाएंगे, ताकि विदेशी निर्भरता कम हो और अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ने का मौका मिले। अच्छा, इस पॉलिसी के पीछे का जो लॉजिक था ना, वो बड़ा सीधा साधा था। इससे कहते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। मतलब सोचिए, जैसे एक छोटे बच्चे को शुरुआत में संभालने की, उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है ताकि वो बड़ा होकर मजबूत बन सके, है ना? ठीक वैसे ही ये माना गया कि हमारे जो नए नए घरेलू उद्योग हैं उन्हें भी विदेशी कंपटीशन से बचाने की जरूरत है, ताकि वो पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और फिर जाकर दुनिया का मुकाबला कर सकें। तो कृषि और उद्योग में इन दो बड़ी रणनीतियों को अपनाया गया। अब सवाल यह है कि इनका नतीजा क्या निकला? इन शुरुआती दशकों की विरासत क्या रही? देखिए, विरासत मिली-जुली थी, उपलब्धियां भी थीं तो कमियां भी। एक तरफ भारत खाने के मामले में आत्मनिर्भर बना, जो बहुत बड़ी बात थी, और एक औद्योगिक ढांचा भी तैयार हुआ। लेकिन इसकी एक कीमत थी। ये जो विकास था, ये काफी असमान था। और क्योंकि घरेलू उद्योगों को बाहर की प्रतिस्पर्धा से बचाकर रखा गया, तो उनमें अक्सर बेहतर और सस्ता सामान बनाने का वो दबाव नहीं था, जिससे उनकी कार्यकुशलता कम रही। साथ ही अमीर और गरीब राज्यों के बीच का फासला भी बढ़ा। और यही बात हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक नया नया बना देश, उसके लिए क्या तेजी से विकास करने का यही एकमात्र रास्ता था, भले ही उस विकास में इतनी असमानता हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज भारत की आर्थिक बहसों में आज भी सुनाई देती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।